अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अफगान गवर्नमेंट ने एक बड़ी टुच्ची हरकत की है, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर जाली अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ नाज़रीन, काकुल एकेडमी में जो हल्फ लिया गया है वो आपको सुनाएंगे, और वहां पर फील्ड मार्शल साहब ने गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग मजीद नीचे गिर गई है। हमारी जो दर्जाबंदी है पासपोर्ट्स में, दुनिया के पासपोर्ट्स में 100+ दर्जे हम नीचे हैं। पासपोर्ट नीचे होने का मतलब यह है नाज़रीन कि हम लोग फ्रॉडी हैं, हम लोग बेईमान हैं, और हम लोग दुनिया के लिए जहर हैं। और हम जहां पर भी जाएंगे हम तखरीबकारी करेंगे, हम जनाब शरपसंदी करेंगे, और ये चीजें ठीक नहीं है। और फिर पासपोर्ट की दर्जाबंदी नीचे जाने का मतलब ये भी है नाज़रीन कि हमारे मुल्क के इंटरनली हालात ठीक नहीं है। यानी हम दुनिया भर में तो कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी, हम फलाने से बात कर रहे हैं, फलाने से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि इंटरनली जो हमारे हालात बने हुए, दुनिया उन्हें देख रही है। और दुनिया किस तरीके से पाकिस्तान को डिफाइन कर रही है, वो आपकी पासपोर्ट की दर्जाबंदी गिराकर आपको बता रहे हैं कि आपकी बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग क्या है। अब जब भी आप इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर मैं और आप खड़े होंगे, हमारी शक्ल देखते ही और हमारा पासपोर्ट देखते ही वो समझ जाएंगे कि भाई नौसरबाद आ गए, भाई फ्राडिया आ गए। और ये हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट की फेलियर या इनकी जो फेल्ड पॉलिसीज हैं, या इनकी दोगली पॉलिसीज इंटरनली भी हैं, ये उनके हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने आज भी ट्वीट किया कि हम एक सॉफ्ट स्टेट नहीं, हम एक हार्ड स्टेट बनेंगे। भाई क्या हार्ड स्टेट बने? हार्ड स्टेट क्या होता है? रूल ऑफ लॉ लेकर आए, जस्टिस लेकर आए स्टेट के अंदर, अदालतों को मजबूत करें, जुडिशरी को मजबूत करें। हार्ड स्टेट या सॉफ्ट स्टेट क्या होता है, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। हार्ड स्टेट को ये डिफाइन शायद इस तरह से कर रहे हैं कि हम लोगों को गोलियां मार सकते हैं, हम एहतजाज करने वालों को रोक सकते हैं, हम जाली मुकदमात बना सकते हैं, मेरे जैसे बंदे को आपको शायद डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, हमारे ऊपर केसेस कर सकते हैं, शायद यही कर सकते हैं। और इस चीज को ख्वाजा आसिफ का हम हार्ड स्टेट बनेंगे, ये ट्वीट उनका नाज़रीन महफूज रखिएगा, मैं आगे जाके आपको सुनाऊंगा। ये महफूज रखना जरूरी है, क्योंकि ख्वाजा साहब ये जब हार्ड स्टेट घूम कर आएगी ना, तो फिर ख्वाजा साहब के लिए नाज़रीन जो है मुश्किल हो जाएगा कहना। क्योंकि आज इनके जो अपोनेंट्स हैं वो इस निशाने के ऊपर हैं, या वो सारे सूली के ऊपर चढ़े हुए। और ये भी एक बदकिस्मती है नाज़रीन, कल कोई और सूली पर चढ़ा हुआ था, आज हम सब सूली पर चढ़े हुए, कल कोई और सूली पर चढ़े हुए। ये बदकिस्मती, ये नहीं होना चाहिए, ये अब नॉर्मल है। और उसी वजह से हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग, हमारी बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग, हमारे इंटरनल मामलात आप देखिए कोलैप्स कर रहे हैं। आज भी नाज़रीन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि जो पहला खवातीन के हवाले से हमारे पास बैंक था, हमने उसे बेच दिया है, औने पौने दामों हमने उसे बेच दिया है। चंद मिलियन डॉलर्स में नाज़रीन हमने उसे बेचा है, मेरे ख्याल में 14 मिलियन डॉलर्स में। इतने में नाज़रीन बाहर एक एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की प्राइस मेरे ख्याल में इससे ज्यादा है। बेचना है हमने, अपने एयरपोर्ट बेचने हैं, हमने अपने जहाज बेचने हैं, हमने अपनी एयरलाइन बेचनी है, हमने अपनी ट्रेनें बेचनी है, बसें बेचनी है, हमारी सड़कें गिरवी पड़ी हुई हैं। तो जो कुछ हमारे हाथे लगेगा नाज़रीन हमने बेचना है। हमने अपने घर के चम्मच, कड़छियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ उठाकर, ये जो कुछ पीछे नजर, मैं सब बेचूंगा। ये मैं भी बेचूंगा। कोई भी कवाड़िया नाज़रीन नजर आएगा, मैं उसे ये सब कुछ बेचूंगा। हमने सब कुछ बेचना है, क्योंकि पॉलिसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इनके ऊपर बातचीत नहीं होती, चूंकि पार्लियामान पाकिस्तान के फंक्शनल नहीं है। नहीं तो कम से कम अपोजिशन का एक रिएक्शन आए, रद्द-ए-अमल आए, स्टेटमेंटें आए, और कोई चीजें आगे बढ़े। लेकिन ये चीजें आपको मिसिंग नजर आती हैं। ये खबर है नाज़रीन, ये शायद पाकिस्तान के अंदर ही हो सकती होगी, अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि इस्लामाबाद में दिन दहाड़े NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान की प्रीमियर ये एजेंसी है, इनके डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस को अगवा कर लिया गया है। दिन दहाड़े इस्लामाबाद के सेंटर से आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस को नाज़रीन उठा लिया गया है, गायब कर लिया। ना मालूम अफराद आए, उनकी बेगम ने मुकदमा दर्ज करवाया, गाड़ी पर आए, उतरे और उन्हें उठाकर लेकर गायब हो गए। नोबडी नोज। 14 तारीख को ये सब कुछ हुआ था, अभी तक कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो नाज़रीन इतनी बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत, इतने बड़े इदारे की प्रोमिनेंट शख्सियत, उनके बारे में अगर कोई इतला नहीं है, तो मेरे और आप जैसे जो फकीर हैं, आप खुद ही फिर अपनी सेफ्टी का अंदाजा लगा लें, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। बॉर्डर्स के ऊपर जो नाज़रीन सूरत हाल है, वो अफगानिस्तान बिल्कुल नाज़रीन भारत की एक लोंडी बना हुआ है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि घुंघरू बांध कर भारत के इशारों के ऊपर नाच रहा है। ये बड़ी परेशान कुछ सूरत हाल है। इससे पहले मैं भी समझता था कि नाज़रीन शायद ये मामला उस तरह से नहीं है, उस तरह से हल होना चाहिए, डिप्लोमेसी के जरिए हल होना चाहिए। लेकिन अब भारत इसके अंदर प्रैक्टिकली कूद पड़ा है, और उनके जो दफ्तर खारजा है उसने स्टेटमेंट दे दिया इसके ऊपर। और फिर अफगानिस्तान ने जो एक टुच्ची हरकत की है नाज़रीन, ये एक बड़ा घटिया किस्म का अफगानियों का चेहरा जो निकल कर सामने आ रहा है। एक तो नाज़रीन ये बात समझें कि अफगानी जब पाकिस्तान के अंदर भी थे ना, अच्छा इन चीजों के ऊपर खुलकर हम शायद उस तरह से बातचीत नहीं करते। मैं जाती तौर पर इस बात पर कन्विंस हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी एक फेल्ड पॉलिसी है डिप्लोमेसी की। क्योंकि जिन दिनों अफगानिस्तान के अंदर एक ट्रांजिशन थी, अमेरिका यहां से निकल रहा था, तालिबान की गवर्नमेंट बन रही थी, उन दिनों इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई थी, और उसके बाद वजीर खारजा जो बने थे वो इंटर्नशिप के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बने थे। उस वक्त हमें एक मजा हुआ बंदा चाहिए था जो अफगानियों को एंगेज करता है। इन्होंने दुनिया के चूटे लिए, दुनिया के चूटों की जरूरत नहीं, आप अपने अफगान तालिबान की इस गवर्नमेंट को आपने मैनेज करना था, ये कंट्रोल करना था। लेकिन अगेन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि आप इन्हें कैसे मैनेज करेंगे, आप इन्हें कैसे समझाएंगे, क्योंकि ये
पैसा देखा, मेरा मूड बने वाली इनकी सोच है और इनकी पॉलिसीज है अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त की गवर्नमेंट है। ये कोई नादरीन डेमोक्रेटिक, अखलाकी या रूल ऑफ लॉ के म्यार के ऊपर ये स्टैंड नहीं करती अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। वहां की खवातीन को ये कोड़े मारते हैं। आज भी तस्वीरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर नादरीन खवातीन को खड़ा करके ना लाइन में, एक बंदा वहां पर खड़ा है, इतनी बड़ी उसने दाढ़ी रखी हुई है, वो शलवार ऊपर डंडा लेकर खड़ा है खवातीन के सर पे। ये वहां पर पढ़ने नहीं देते बच्चियों को। मीडिया बिल्कुल खत्म, जीरो मीडिया है वहां पर, जीरो मीडिया। बस सड़क के ऊपर नादरीन एक बंदा चढ़ रहा, बंदूक उसने उठाई हुई है और वो सारे मामला तय करता है और हैंडल करता है। जिधर से इन्हें पैसा मिलेगा इन्होंने उसी तरफ चलना और उसी तरफ बहना है। क्योंकि पाकिस्तान अब दे नहीं कुछ सकता इन्हें, तो ये भारत की गोद में जाकर बैठ गए और भारत की लिटरली नाच रहे, इस वक्त नाच रहे। अब नादरीन जो गुज़श्ता रात से भी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाहिर है देखा गया है या प्रेजेंस महसूस की गई है जो कि दहशतगर्दों की और ये भारतीय प्रॉक्सीज है। भारत इन्हें पैसे देता है, फंड देता है, इनका ट्रीटमेंट करवाता है और भारत इस वक्त मुकम्मल कवरेज दे रहा है अफगानियों को। भारतीय मीडिया सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अफगानियों की नौकरी कर रहा है, उनके हवाले से जाली प्रोपेगेंडा, गंदा खलीज किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय जो वजारत खारजा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान की सूरत को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान में है। अंदाजा है भारत जो कनाडा में मुंह काला करवाया, अमेरिका में मुंह काला करवाया, इधर से फेंटा खाया और वो अब अफगानियों के साथ मिलकर वहां पर स्टैंड कर रहा है। फिर नादरीन एक और चीज है जो कि ये एक ट्वीट आया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जलीला हैदर साहबा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने ट्वीट किया। वो कहते हैं, डियर पाकिस्तानीज, देयर आर मेनी फेक अकाउंट्स प्रिटेंडिंग टू बी अफगान्स। यानी बहुत सारे सोशल ट्विटर के ऊपर जाली अकाउंट्स हैं जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो अफगानी हैं या अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। आई ट्राइड स्पीकिंग टू देम इन पश्तो एंड दरी, यानी उनकी जो जुबानें हैं मैंने उनमें उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, बट दे कुड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन वो उन जुबानों को ना तो समझते हैं ना बात कर सकते हैं। लेकिन अफगानियों की तस्वीर लगी हुई है, अफगानिस्तान का झंडा लगा हुआ है, अफगानिस्तान के मौलवियों की तस्वीरें लगी हुई है और वो बाकायदे से ऑपरेट कर रहे हैं। प्लीज स्टे अलर्ट एंड डू नॉट जज और इंसल्ट अफगान पीपल बिकॉज ऑफ दीज फेक प्रोफाइल्स। अफगान्स देमसेल्व्स आर विक्टिम्स ऑफ द वॉर एंड टेररिज्म। तो ये इन्होंने एक अलग स्टांस लाकर सामने रखा और ये ठीक बात कर रही है कि इनके जाली अकाउंट्स बेशुमार बने हुए हैं और उन्हें ऑपरेट करके पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, लिहाजा उन अकाउंट्स को देखकर जज ना करें। लेकिन नादरीन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये कहना कि जनाब हमारी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ मैच नहीं खेलेगी, ये वो तरीकाकार है जो भारत का है। यही काम इंडिया ने टुच्ची हरकत की और यही काम टुच्ची अफगानियों ने की। उससे भी बड़ी एक मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन बात यह थी कि राशिद खान नादरीन ये इस बंदे को मैं अभी भी हीरो समझता हूं और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ी एवर जो क्रिकेट के अंदर ये आया है। उसकी भी स्टेटमेंट आई है और उसने कहा कि जनाब हम इंडोर्स करते हैं अपनी गवर्नमेंट के इस फैसले को और हम नहीं खेलेंगे और हमारे अगर अफगानी मारे जा रहे हैं तो फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अब नादरीन ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि दोहा में एक टॉक्स होंगी और पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एंड द चीफ ऑफ द Pakistan's premier intelligence agency ISI, who is also the national security advisor, Lieutenant General Asim Malik, are set to travel to Doha to hold talks with the Taliban regime following a ceasefire between Pakistan and Taliban regime that can affect into the Taliban's request. That came into effect. यानी तालिबान ने रिक्वेस्ट किया कि भाई बातचीट करते हैं, दोहा में बातचीत करें। That's good. लेकिन मसला ये है कि नेगोशिएट करें, डिस्कस करें, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें, कोई ना कोई हल निकालें। अगर इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको इमरान खान को भी पैरोल के ऊपर रिहा करना पड़ जाए तो आपको करना चाहिए। आपको इस तनादे को खत्म करना है। पाकिस्तान क्या पाकिस्तानी स्टेट के इंटरेस्ट में है कि वो अफगान बॉर्डर के ऊपर नादरीन हालात खराब करे? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कर ही नहीं सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते कि इधर भारत खड़ा हो और उधर अफगानिस्तान खड़े हो और हम आपस में लड़ रहे हो और हमारा आपस में झगड़ा हो। जो मौजूदा गवर्नमेंट है नादरीन अफगानिस्तान की, उनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसे आप समझें कि वो कोई एक बैनुल अक़वामी लेवल की या उसूलों को या कायदों को वो फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। भारत वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे लेकर जा रहा है, स्कूल्स बना रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर बना रहा है, मिलिट्री वाइज भी वो उन्हें सपोर्ट करेगा। ऑलरेडी $8 बिलियन का असला अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है जो कि अमेरिका वहां पर छोड़कर गया हुआ है। तो ये पाकिस्तान को ये चीजें नुकसान देंगी और ये पाकिस्तानियों का नुकसान है, अफगानियों का कोई नुकसान नहीं है। और फिर पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, फिर 10 सालों के लिए शुरू हो जाएंगे जनाब, वो खड्डों में बढ़ जाए घुस जाएंगे और उसके बाद जनाब कभी इधर हमला, कभी उधर धमाका, कभी उधर धमाका। दिस विल नॉट वर्क। पाकिस्तान के ये फेवर में नहीं है, पाकिस्तानी स्टेट के फेवर में नहीं है, पाकिस्तानी रियासत के फेवर में नहीं है और हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें कोई ना कोई दोहा हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी हल निकाले, हमें उस हल की तरफ जाना चाहिए। अब नाज़रीन ड्रॉप साइड की एक स्टोरी आई है और ये साद रिजवी की जो मजहबी जमात है उनके हवाले से हैरानकुन तौर पर ये जमात बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गई है, सोशल मीडिया से भी गायब हो गई। साद रिजवी का नाम लेने वाला बंदा आपको सोशल मीडिया पर नजर नहीं आता, नाम लेने वाला बंदा। अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि नाज़रीन साद रिजवी से ये टाइम नहीं है ऐसी बातें करने का, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करें। एक टाइम पर ये तहरीक इंसाफ के बारे में कहा करते थे कि नचल मलिया दे पुत्र है,
پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کہتے تھے. آج پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بالکل سٹینڈ کر رہا ہے. آج عمران خان ان کے لیے جانچ کروا رہا ہے خیبر پختونخوا میں کہ جو بھی ہے بھائی یہ ہارڈ لائنر ہیں, لیکن ظلم نے گولی چلانا حل نہیں ہے. اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, عدالتیں موجود ہیں, آپ نیوٹرلائز کریں اس جماعت کو, لیکن یہ جو گولی مار کر آپ نے طریقہ کیا یہ ٹھیک نہیں. یہ گولی مارنا یا بندے مار دینا مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ سولوشن نہیں ہے. تو آج وہی اٹھا رہے ہیں. اچھا پھر ایک ٹائم پر جب تحریک انصاف کے ساتھ ڈی چوک میں ناظرین ہوا تھا, انہوں نے باقاعدہ سے ویڈیوز بنائی تھی, انہوں نے کہا بھائی یوتھیو سکون آئے, مزہ آیا. تو آج ویری سیڈ ناظرین وہی چیزیں یہ بھگت رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ادھر تک ختم نہیں ہو, یہ آگے مزید ٹرانسلیٹ ہو, یہ نون لیگ تک جائے گا, اللہ کرے نہ جائے, یہ پیپلز پارٹی تک جائے گا, اللہ کرے نہ جائے, لیکن یہ جائے گا, یہ ٹرانسلیٹ ہوگا, یہ ہسٹری خوفناک طریقے سے خود کو ریپیٹ کرے گی اور یہ آگے جائیں گے. رائم گریم اور مرتضی حسین نے ناظرین سٹوری لکھی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مرید کے میں یہ طے شدہ تھا کہ ہم نے انہیں گھیر کر مارنا ہے, اور انہیں باقاعدہ سے لایا گیا ہے, اور انہیں لا کر وہاں پر بٹھایا گیا, اور انہیں لا کر بٹھا کر مارنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک کے اندر ایک خوف کی فضا قائم کی جائے, اور خوف کی فضا قائم کر کے تاکہ بتایا جائے کہ ہم ایک ہارڈ سٹیٹ بن گئے, اب سافٹ سٹیٹ والا امیج نہیں ہے. تو خوف کے اوپر ناظرین مجھے یاد آیا وہ انڈین فلموں کے اندر گنڈا کہتا تھا کہ ہمارا دھندا خوف پر چلتا ہے, ہم نے خوف قائم رکھنا ہے, اور خوف کا دھندا ناظرین پھر چلتا نہیں ہے, پھر یہ لمبا زیادہ چلتا نہیں. خوف ایک ٹائم آتا ہے, مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ناظرین کاکول اکیڈمی میں ایک حلف لیا گیا ہے, اور کیا خوبصورت مناظر تھے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ حلف اگر آپ کو سنوا سکوں, آپ کا تھوڑا سا ٹائم مزید لیں گے اور آپ کو حلف سنوائیں گے کہ بڑا ایک خوبصورت وہاں پر باقاعدہ آواز آ رہی ہے اور ساری چیزیں آ رہی ہیں, بلکہ معذرت کے ساتھ وہ ویڈیو میرے پاس موجود نہیں ہے, لیکن وہاں پر باقاعدہ سے حلف لیا گیا ہے کہ جناب آپ آنے والے ٹائم میں کسی بھی طور پر کسی بھی پریڈ کا حصہ, کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنیں گے, اور یہ باقاعدہ سے وہاں پر حلف لیا گیا ہے. یہ جناب پاکستانی ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پی ایم اے پاسنگ پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی, وہاں پر یہ حلف لیا گیا ہے باقاعدہ سے, اور وہاں پر پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پر گفتگو بھی کی ہے, تقریر بھی کی ہے, وہ آپ کو سنواتے ہیں, وہ بلکہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اچھا پہلے تو میں آپ کو اس کا ایک چنک سنوانا چاہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے, لیکن آپ سنیے. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The battle-hardened army, which has fought for over 2 decades in the sub-conventional domain, has successfully displayed its capabilities in conventional domain as well by delivering a swift and decisive blow to the adversary. Should a fresh wave of hostilities be triggered, ناظرین فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے, انہوں نے کہ میں بھارتی قیادت کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے رتی برابر بھی چیزوں کو پرووک کیا یا چیزوں کو خراب کیا, ہم تمہیں اچھاڑ دیں گے. وی ول کم ہارڈ آن یو ویری کلیئرلی. انہوں نے کہا جناب سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, یہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں دونوں, لہٰذا کسی بھی طرح کی پرووکیشن اور کسی بھی طرح کا جو ریٹرک یا بیان بازی یا پھر جگت بازی یا شغل آپ لگا رہے ہیں, اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر آپ نے کسی بھی طرح کی کارروائی کی تو ڈبل ڈاؤن یا ٹرپل ڈاؤن آپ کو کیا جائے گا, اور آپ کے ملک کے اندر گھس کر ادھیڑا جائے گا, آپ کو مارا جائے گا. انڈیا ناظرین زیادہ زخمی ہے, خوفناک, وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, اور جب سے پاکستان کے ساتھ ان کا ناظرین مقابلہ ہوا تھا, اس کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ انڈیا کی دیکھ لیں, وہ ایک مذاق بن گیا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے ناظرین. اللہ حافظ.